बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने डिस्कस करना है थ्योरम 4.9 को। ये यूनिकनेस ऑफ बेसिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है जी। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि आपने ये बेसिस मान लेने हैं, ठीक है जी। और फिर आपने वी के हर वेक्टर को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, और वो जो लीनियर कम्बिनेशन होगी वो यूनिक होगी। आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा। क्या होगा जी? आपने क्या मानेंगे कि जो सेट एस में है ये सारे वेक्टर अप टू यू एन, इसको मैंने मान लिया कि ये बेसिस है। क्या मैंने मान लिया कि ये बेसिस हो गए। हमारा टारगेट ये होगा कि कोई भी वेक्टर वी का, यानी मान लो कि मैंने यू वेक्टर एक लिया, वो बिलोंग टू है वी का, ठीक है जी। तो मैं इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखूंगा। इस वेक्टर u को किस तरह लिखेंगे? u बराबर है, इस हर एक के साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाइड करोगे, फॉर एग्जांपल b1 b2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn vn। अब टारगेट ये है कि ये यूनिक है। ये क्या होगा? यूनिक होगा। अब हम इसको रिवर्स लेते हैं, अनकंट्री लेते हैं। कंट्री लेते हैं कि ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक है। क्या है जी? नॉट यूनिक है। इसका मतलब है कि u को इस वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में किसी और की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मान लो कि मैं u को लेकर मैंने एक और लीनियर कम्बिनेशन c1 v1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn vn की फॉर्म में। पहले तो आपका ये यूनिक था, लेकिन अब हमने मान लिया कि नहीं, एक यूनिक नहीं है, बल्कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब इसके मैथमेटिक्स के मुताबिक अब लेफ़्ट और लेफ़्ट इक्वल हो गए, तो राइट और राइट भी इक्वल होंगे। तो b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn vn इक्वल टू c1 v1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn vn। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी। अब इन सारों को शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस होंगे सारे। तो b1 v1 ये हो जाएगा माइनस c1 v1, फिर इस तरह b2 v2 माइनस c2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn vn माइनस cn vn इक्वल टू दूसरा साइड क्या होगा? ज़ीरो। अब इन सारों सी v1 को कॉमन करोगे तो b1 माइनस c1 इंटू v1 होगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn vn आ जाएगा, bn cn आएगा इंटू vn होगा। अब चूंकि ये सारे वेक्टर v1 अप टू vn तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि ये बेसिस है, तो जब बेसिस होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो इसका मतलब है कि ये सारी कोफिशिएंट किसके बराबर होंगे? ज़ीरो के बराबर होंगे। ये तो हमने पढ़ा होगा। अप टू सो ऑन bn माइनस cn इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगी तो b1 c1 की इक्वल आ जाएगा, अप टू सो ऑन b1 c1 की इक्वल होगा। इस तरह b2 c2 की इक्वल हो जाएगा, bn cn की इक्वल होगा। इसका मेन मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर आपने लिया था, ये वाला वेक्टर जो आपने लीनियर कम्बिनेशन आया था, इसके सारी कोफिशिएंट इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये बना कि हेंस यूनिक रिप्रेजेंटेशन आ गई। हेंस यूनिक जब ये इक्वल है, जब ये इसकी कोफिशिएंट b1 c1 इक्वल है, bn cn है, तो इसका मतलब है कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये टारगेट तो बड़ा सिंपल था। अब कन्वर्स जाते हैं कि कन्वर्स से किस तरह प्रूफ करेंगे। अब इसको उठा लेते हैं कन्वर्स की तरफ से, कन्वर्स प्रूफ कर लेते हैं जी। कन्वर्सली सपोज करते हैं। कन्वर्सली सपोज क्या करोगे कि कोई भी वेक्टर u का वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन रख रहा है, यानी b1 v1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn vn, ये यूनिक है, ये यूनिक है। नेक्स्ट आपने टारगेट ये साबित करना होगा, नेक्स्ट आपका टारगेट होगा कि जो सेट एस के एलिमेंट है v1 अप टू vn, ये बेसिस बनते हैं। क्या बनते हैं जी? बेसिस बनते हैं। अब आगे क्या होगा? जब ये यूनिक है, जब ये यूनिक है तो हम क्या कर सकते हैं जी? अब देखिए, इसको हमने बेसिस को क्या करना है? साबित करना है। और सिर्फ आपके सामने ये एक टारगेट, ये आपके साथ एक सपोजिशन है जी।
तो जब मैं एवरी वेक्टर u को इस तरह लिख सकता हूँ v1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn vn, यानी मैं हर u को इस तरह फॉर्म में लिख सकता हूँ। जब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये बना कि ये जो वेक्टर आपने कहाँ से उठाया है, v से उठाया है, ये क्या बन सकते हैं, ये बेसिस बन सकते हैं। सिंपल सा प्रूफ था जी। इसका मतलब ये बना कि ये जो वेक्टर है ये सारे के सारे क्या है, बेसिस है। सिंपल सा हमने इसको प्रूफ कर दिया जी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल को। अब इस एग्जांपल को मैंने जस्ट रीड आउट करना है जी। अब आपको क्या गिवन है जी, ये आपको कुछ वेक्टर गिवन है जी। शो दैट, आप इसको इस तरह लेके इक्वेशन को हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन फॉर द बेसिस। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये सारे वेक्टर इधर साइड पे लिखने हैं और इन सारे वेक्टर के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड करने हैं, फिर इनको ऐड भी करना है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, ये C1 इसके साथ मल्टीप्लाइड फिर ऐड हो गए, C2 इसके साथ मल्टीप्लाइड फिर सारे ऐड हो गए, तो आपके सामने इस तरह इक्वेशन आ गए। फिर आप ये U1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह आपकी ये इक्वेशन आ गए, मुख्तलिफ इक्वेशन ये सारे कंपेयर हो रहे हैं जी। इस तरह आपकी ये इक्वेशन आ गए, 3 इक्वेशन आ गए। फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, जिस तरह के मैंने मैट्रिक्स फॉर्म ऑलरेडी कन्वर्ट किया है जी। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना चाहूँ, अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहें, इन्वर्स का फार्मूला आपको याद होगा, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है, यदि इसका इन्वर्स पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल होगा। तो जब इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा तो आप सोल्यूशन को क्रेमर रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई और मेथड भी इसका उठा सकते हैं जी। ये सिंपल सा रिजल्ट। अब एक और थ्योरम आ रहा है जी। अब ये थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आपको ये वेक्टर गिवन हो जाए और ये बेसिस भी है, ये इस सेट इसमें जितने वेक्टर है ये v के बेसिस हैं, देन एवरी सेट कंटेनिंग मोर देन n वेक्टर in v इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए, अब अगर आप क्या कर दे, अब अगर आप इससे ज़्यादा वेक्टर ले ले इस सेट इससे, तब वो बेसिस भी नहीं बन सकते और वो लीनियरली डिपेंडेंट भी होंगे। इसका मेन मतलब क्या है जी, आर के जो बेसिस हैं, अगर मैं सेट आर को ले लूँ, मैं एग्जांपल से समझता हूँ आपको, 1 0 0 1। अब ये बेसिस बनता है जी फॉर आर, बेसिस ऑफ आर स्क्वायर है जी। अब अगर मैं इसमें से एक वेक्टर को भी ज़्यादा कर दूँ, यानी 1 0 ये लिख दूँ, इसमें से एक वेक्टर ज़्यादा कर दूँ 1, 1, तो ये जो वेक्टर होंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, यानी ये बेसिस नहीं बना सकते इन अदर वर्ड। तो इस थ्योरम का मेन मतलब ये है, ये तो बेसिस है क्योंकि इसका डायमेंशन 2, उसका भी डायमेंशन 2, इसमें भी 2 वेक्टर है, इस यहाँ पे भी 2 डायमेंशन है। अब जब आप इसको एक वेक्टर इसमें ज़्यादा करोगे तो ये बेसिस नहीं बन सकती, यानी इन अदर वर्ड ये कौन सा केस फेल कर देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट केस। तो इसको प्रूव करते हैं जी। हमने एक सेट, ये तो सेट एस में तो n वेक्टर है, सेट एस में कितने वेक्टर है, n वेक्टर है। अब हम S1 एक वेक्टर लेते हैं जिसमें m वेक्टर है, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें m वेक्टर हो गए, और ये जो m वेक्टर है वो m ग्रेटर देन n भी है। अब हमने ये शो करना है कि ये जो आपने वेक्टर लिए हैं S1 में, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये हमारा टारगेट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप इसको हर एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड करोगे। देखिए मैं हर एक स्केलर को मल्टीप्लाइड किया, फिर इसके साथ 8 करोगे, ठीक है जी, और इसको किसकी इक्वल होकर 0 वेक्टर के बराबर। अब हमारा टारगेट है कि जितने K1 और K2 है अप टू Km, ये सारे 0 के बराबर नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए U1 किसका वेक्टर है जी, U1 वेक्टर है U का, और U के बेसिस क्या है, V1 V2 अप टू Vn है। तो इसका मतलब है कि इस U1 को मैं उस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इस तरह U2 को भी लिखोगे अप टू Un को भी लिखोगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये जितने आपने U1 और U2 अप टू ये निकाले, ये इस इक्वेशन में पुट कर दोगे U1 U2 वगैरह की जगह, ठीक है जी। जब पुट करोगे तो आपके सामने यानी कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएंगे, कुछ इस तरह से होंगे
जब आप, मैं सिंपल पुट कर रहा हूँ, K1 तो अपनी जगह था, U1 की वैल्यू C1, इस तरह V1 प्लस K2 K1 वगैरह वगैरह। तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसी को D1 नाम देना है, किसी को D2 वगैरह, ठीक है जी। लेकिन U1 U2 अप टू UN ये तो बेसिस है, तो जब ये बेसिस होंगे, तो जब ये क्या होंगे, बेसिस होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहे हैं जी। तो इसको तो आपने रिप्लेस कर दिया, तो ये तो U1 U2 की फॉर्म में लिखे गए, तो जब U2 और ये तो बेसिस हो गए, तो जब ये बेसिस हो गए तो इसका मतलब है कि D1 भी ज़ीरो की इक्वल होगा, D2 भी ज़ीरो की इक्वल होगा, अप टू सो ऑन DN भी ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है जी। जब ये सारे ज़ीरो की इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि K1 C11 ज़ीरो की इक्वल होगा। अब दो प्रोडक्ट ज़ीरो की इक्वल है, लेकिन K1 C11 तो स्केलर थे इसके साथ, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक ज़ीरो होगा, तो K1 तो फॉर एग्जांपल ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता, या दो केसेस में स्प्लिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। सो DI इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सब मैं कुछ कर चुका हूँ जी। तो जब ये सिस्टम पूरा ज़ीरो की इक्वल होगा, बट दिस इज़ अ होमोजेनियस सिस्टम, इज़ अ फेवर इक्वेशन देन वेरिएबल। अब इसमें क्या हो गया कि इक्वेशन ज़्यादा हो गए वेरिएबल से, तो ये केस क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट केस होगा। अब इसको रिवाइज करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब सिंपल देखें, R³ के इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4, और इसके स्टैंडर्ड बेसिस को अगर मैं लिख दूँ 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, इसके डायमेंशन 3 है, तो इसका मतलब है कि इसके बेसिस 3 होंगे, तो और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। लेकिन जब आप इसमें क्या करोगे, वेक्टर ज़्यादा लोगे, 3 से ज़्यादा वेक्टर लोगे, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि आपने डायमेंशन एक वेक्टर ज़्यादा किया, तो ये थ्योरम के मुताबिक लीनियरली डिपेंडेंट होगा। पॉइंट क्लियर। अब P3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1x x स्क्वायर x क्यूब है, यानी 4 1 2 3 4 है इसमें, यानी इसका डायमेंशन कितना हो गया, इसकी डिग्री 3 हो गई, लेकिन इसमें कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर है, तो 1 2 3 4 4 और 5, और हमें 4 वेक्टर चाहिए, तो इस वजह से ये क्या होंगे, थ्योरम के मुताबिक लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सिंपल पॉइंट था जी, बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, सिंपल भी था। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इफ अ वेक्टर स्पेस V has a basis with n वेक्टर, देन एवरी बेस ऑफ वेक्टर V has n वेक्टर। अब ये सिंपल मतलब है कि फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ जी। R स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1 0 0 1, यानी इसमें कितने वेक्टर है, 2 वेक्टर है, और ये बेसिस भी है। तो जब इसमें 2 वेक्टर है, तो इसका मतलब ये बना कि इसकी डायमेंशन 2 है, तो इसका मेन मतलब ये होगा कि इसमें इसकी जितनी बेसिस भी बनेंगे वो इनमें 2 वेक्टर होंगे। अगर मैंने ज़्यादा कर दिए, फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, एक वेक्टर ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब है ये बेसिस नहीं हो सकते। सिंपल इसका मतलब ये है। अब इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे, हम एक सेट लेंगे S1 जिसमें n वेक्टर है और ये बेसिस भी है वेक्टर V के लिए। हमने एक अनदर वेक्टर लिया, इस 2 सेट लिया जिसमें क्या है, ये भी बेसिस बनते हैं। तो अब थ्योरम के मुताबिक इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, यानी m इज़ लेसर इक्वल टू n भी होगा, थ्योरम के मुताबिक n इज़ लेसर इक्वल टू m भी होगा। तो जब इस तरह केस होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सा मतलब है जी। अब देखिए, ये R³ है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है, उसके स्टैंडर्ड बेसिस में कितने वेक्टर होते हैं, 0 1 0, इसके 3 वेक्टर लाजमी होंगे। अब इसमें 2 वेक्टर है, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन जर्नल वेक्टर से क्या है, जर्नल वेक्टर स्पेस से क्या है, कम है, तो ये बेसिस नहीं बन सकते। अब ये P3 है, इसमें 4 वेक्टर होने चाहिए। अगर आपने एक कम किया या ज़्यादा किया तो ये बेसिस नहीं पॉसिबल है। 1 2 3 और 4, ठीक है जी। तो इसमें 4 वेक्टर, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 और ये आपका 4। लेकिन बहरहाल ये तो पॉसिबल था, इज़ नॉट अ बेसिस फॉर P3, ठीक है जी। 1 इसका लाजमी होना चाहिए,
इज अ 4 वेक्टर थ्योरम इस 2 हैज़ 2 मिनी वेक्टर टू बी द बेसिस। अच्छा इसमें ज़्यादा है जी 2 + x, हाँ एक्स स्क्वायर इसमें एक ज़्यादा है, ये खुद का एक वेक्टर है, ठीक है जी। तो इसमें ज़्यादा हो गए, आपको 4 वेक्टर लाजमी होने चाहिए। थ्योरम से सिंपल रिजल्ट है जी। अब नेक्स्ट डायमेंशन को नेक्स्ट वीडियो में